कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में। सिर, गर्दन और स्पाइन एक लाइन में। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। एक गहरी लंबी सांस, ओमकार और प्रार्थना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन ही मन संकल्प लेंगे। हम पूरी मेहनत के साथ, अपने 100% एफर्ट्स के साथ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। धीरे से दोनों हथेलियों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, हल्के से अपने आप खोलेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। तो हमारा कल यहाँ तक रिवीजन हो चुका था, राइट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन तक। आज हम उससे आगे जाएंगे। जो 5 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, 5 टाइप के हमने एयर पोल्यूशन देखे और उसमें से एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो ये 5 मेन है और 2 एक्स्ट्रा है, CFC एंड VOC। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और VOC का वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, लिख लिए सभी ने? और अगर पॉसिबल हो सभी के साथ, मतलब सभी के पास थोड़ी थोड़ी 5-5 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, तो उसमें ही आप नीचे नीचे पॉइंट्स बना दीजिए, राइट। सभी के ईच एंड अभी अलग अलग स्लाइड आएगी, तो अगर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे तो वहां पे ही अपने साथ उसके पॉइंट्स बन जाएंगे। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है पहले, तो उसका, राइट, ये ऐसे है। मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे, मतलब ये पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, आप लिख लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड स्पेशली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रस के बहुत सारे ऑक्साइड रहते हैं, पर इसमें से स्पेशली NO2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्पेशल है। वो स्मोक या तो धुआं जो व्हीकल से निकलता है उसमें से मिलता है। सेकंड पॉइंट, सन के साथ या तो सनलाइट के साथ कांटेक्ट में आके स्मोक बनाता है। ये इसके ही पॉइंट्स है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ इसके साथ लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट है, जब भी हाई टेम्परेचर पे कंबशन होता है, या तो ये इसमें लिखा है, राइट, अगर कोई हिंदी वर्ड आपको देखना हो, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, फॉर्म फ्रॉम हाई टेम्परेचर कंबशन। जब हाई टेम्परेचर पे कंबशन होता है तब बनता है। ये रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैस है, ये खास स्टार करके लिख लीजिए। और ये रेस्पिरेटरी इलनेस क्रिएट करता है, मतलब श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इसका जो एक धुंध जैसा बनता है, वो कैसे ब्राउन हेज जैसा दिखता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया। ये इसके पॉइंट्स है। ओके, लिखिए सभी ने, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। Mostly from smoke of vehicles, contacts with sunlight and forms smoke. Third one is formed from high temperature combustion. Fourth is it's a reddish brown toxic gas. Fifth point, causes respiratory illness. Sixth point, looks like brown haze. Okay. Next is carbon monoxide. फास्ट नहीं जा रहा है, अगर मैं फास्ट जाऊँ तो प्लीज बोल दीजिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे, ये पूरा पैराग्राफ है वही मैंने पॉइंट्स में बना दिया, आप खाली लिखते जाइए अगर पहले नहीं लिखा है तो। नहीं तो अगर लिखे हुए हैं तो उनको तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज केमिकल फॉर्मूला। CO वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन इरिटेटिंग पॉइजनस गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी पॉइजनस था और ये भी, वो टॉक्सिक था, ये पॉइजनस है, राइट, मतलब एक ही हुआ। colorless, odorless, non-irritating, poisonous gas from incomplete combustion of natural gas। जब नेचुरल गैस जैसे कि कोल और वुड में से इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसका, तब ये बनता है। थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम व्हीकुलर एग्जॉस्ट, जो धुआं रहता है व्हीकल्स में से निकलता है उसमें से भी ये बनता है, राइट। सेम हिंदी में है। नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थर्ड वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, CFC। ओके,
वो ग्रीन हाउस गैसेस में भी ये रहता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट इज एमिटेड फ्रॉम ओल्ड एरोसोल कैंस एंड रेफ्रिजरेशन यूनिट। एरोसोल कैंस वगैरह मतलब जो हमारे रहते हैं ना, ये ऑयल के डब्बे वगैरह उस टाइप के, जो पिक्चर दिख रहा है, और रेफ्रिजरेशन में से। बट रेफ्रिजरेशन में से जो निकल रहा था जैसे, उनको 1989 में बैन कर दिया गया। अभी वो चीजें यूज नहीं होती है रेफ्रिजरेशन में। ओके। नेक्स्ट इज पार्टिकुलेट मैटर, PM, शॉर्ट फॉर्म में उसे बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर पार्टिकुलेट मैटर। तो टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं सॉलिड के या तो लिक्विड में, जो गैस में ऐसे रहते हैं, राइट, सस्पेंडेड रहते हैं गैस में, हवा में। एरोसोल क्या है? ऐसा पार्टिकल एंड गैस टुगेदर जो हवा में रहते हैं, एरोसोल के पार्टिकल्स। एग्जाम्पल उसमें लिखा है वॉल्केनो, डस्ट स्ट्रोम, लाइव वेजिटेशन। कोई कोई वेजिटेशन में से पोलन्स भी हवा में उड़ते हैं उस टाइप के। और सी स्प्रे, मतलब जब बड़ी बड़ी लहर आती है तो ऐसे हम दूर भी खड़े रहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स या तो कण रहते हैं जो वेव्स के साथ उड़ के हवा में मिलते हैं, दैट आर सी स्प्रे। पार्टिकुलेट मैटर के पॉइंट्स लिख लिए, हिंदी में अगर किसी को वर्ड्स चाहिए तो। बहुत छोटे रहते हैं, बहुत छोटे, जो यहाँ पे दिखा है ना पिक्चर, 10 MU या तो 2.5 म्यू उसकी साइज है। बहुत छोटे, एकदम छोटे। मतलब अपने बाल है उसमें उन्होंने दिखाया है, बाल का क्रॉस सेक्शन लिया है, उसमें छोटे कण रखे, मतलब बाल से भी कितने गुना ज्यादा कम है वो। आगे चले। जी मैम। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, सल्फर ऑक्साइड्स। क्योंकि इसमें एसिड रेन भी आ जाएगा, पॉइंट कवर अप हो जाएगा तो थोड़ी सी ज्यादा जगह लगेगी। सल्फर के ऑक्साइड, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये मेन है। सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, सिंगल ऑक्सीजन, डबल, ट्रिपल वैसे, बट स्पेशली SO2 ये मेन है। प्रोड्यूस बाय वॉल्केनो एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये फर्स्ट पॉइंट है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोल और पेट्रोलियम के कंबस्शन से भी प्रोड्यूस होता है ये, सॉरी, कोल एंड पेट्रोलियम कंबस्शन। थर्ड एक फॉर्मूला लिखी है, SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO4, जैसी दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में एसिड रेन में जो रहता है वो। कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्ट्रॉन्ग है, एक्रिड स्मेलिंग मतलब तीखी बास है उसकी स्मेल, और ये नॉन फ्लेमेबल है। ओके। और ये डस्ट के साथ और शूट के साथ मिलके पार्टिकुलेट्स बनाता है। शूट मतलब ऐश, जो जलने के बाद ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं ना, ऐश, उसको SOOT, शूट भी बोलते हैं। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और सोर्सेस है, बर्निंग ऑफ सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन with oxidation of hydrogen sulfide and from wetlands। ये यहाँ से मिलता है। वेटलैंड्स मतलब ऐसी जगह जो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर पानी से ढकी हुई रहती है, जैसे मार्शेस रहते हैं, आपने देखे होंगे कि पूरे साल वो ढकी हुई रहे, स्वैम्स या तो मार्शेस बोलते हैं हिंदी में, मुझे दलदल शायद बोलते हैं, दलदल। वैसी जगह से निकलता है SO2। ओके। नेचुरल सोर्सेज भी है इसके। नेचुरल कहाँ से आता है? ये वॉल्केनोस में, फॉरेस्ट फायर, ओशन एंड डिकेइंग प्लांट मैटर, ये चार है नेचुरल सोर्सेज SO2 के। ओके। ये सब हमने जो स्लाइड्स का था उसका ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने। ये एसिड रेन एक सिंपल पॉइंट है, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा ही, जब SO2 मॉइस्चर के साथ मिलता है, हवा में जो मॉइस्ट रहता है उसके साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और वापस जब वो क्लाउड फॉर्म में होता है और जब प्रेसिपिटेट होके नीचे आता है, मतलब ऐसे एसिड रेन, तब वो फूल पत्ते या तो पेड़ पौधे, मतलब स्टेच्यूज रहते हैं, कोई भी बिल्डिंग रहती है, सभी चीजों को ये खराब कर देता है एसिड रेन।
इट इज वेरी हार्मफुल। ओके, एक SO2 का स्पेसिफिक पॉइंट है, वो एसिड रेन बनाता है। पास नहीं जा रहा है ना? सभी लिख पा रहे हो ना छोटे पॉइंट्स? डिटेल में मैडम मत कुछ लिखो छोटे। थोड़ा थोड़ा धीरे जाइए, थोड़ा थोड़ा। लंबे लंबे नहीं, एकदम शॉर्ट में, कि कहाँ कहाँ से सोर्सेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसकी फॉर्मूला एसिड रेन की। ओके, तो ये 5 हमारे मेन थे, वो कवर अप हो गए। सॉरी, 5, ओजोन बाकी है, लास्ट वन, हमने पहले PM ले लिया था। नेक्स्ट इज VOC, उसका फुल फुल फॉर्म याद रखिएगा, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो बाष्पीभवन, मतलब उड़ जाता है, राइट, इवोपरेट हो जाता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एमिटेड एज गैसेस फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड। कहाँ से आते हैं ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सॉलिड और लिक्विड में से। जैसे कि हम अगर घर घर नया हो, उसमें पेंट करो, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तुरंत हमें एक अलग स्मेल आती है, राइट, थिनर की, पेंट की, या तो ग्लूज रहते हैं, फेविकॉल, एडेसिव, जो उनकी एक टिपिकल पर्टिकुलर स्मेल रहती है। उसमें से एक हवा में एक अलग ही टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं, दे आर नोन एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल पेंट, पेस्टिसाइड्स, फिर फर्निशिंग्स, ग्लूज, एडेसिव्स, ये जो लिखे हैं वो लिख लीजिए, जो ये एग्जाम्पल है ना, ये सब। ओके, नया पॉइंट मतलब सेवंथ वाला, लास्ट वाला, जो हमने 7 लिखे थे। 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स और 2 एक्स्ट्रा, इसमें से ये ओजोन फिफ्थ वाला है। बाद में 6 और 7 हमने PM और VOC डाले थे। ओके, ओजोन, ओजोन की केमिकल फॉर्मूला O+O2 गिव्स O3। O3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। और ये O3 कब बनता है? सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर रहती है, जब हम लेयर्स पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था, ये खास याद रखिएगा। ओके, ये केमिकल फॉर्मूला खाली दिखा है कैसे बनता है, O+O2 गिव्स O3। ये फिर वापस टूटते भी O3 में से O और O2 वापस सेपरेट हो जाते हैं। ओजोन लेयर क्या है? वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, स्ट्रेटोस्फियर में अभी जो हमने लिखवाया, कभी कभी ट्रोपोस्फियर में भी रहती है, बट जनरली स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है, right? ये इम्पोर्टेंस है कि वो क्यों इम्पोर्टेंस है, अगर ओजोन लेयर नहीं रहती तो जो सन से UV रेज आते हैं वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जाते, right? ये हमने देखा था जब हमने पढ़े थे, डिटेल में देखा था। ये अल्ट्रावायलेट रेज, इसका भी एक छोटा सा पॉइंट बना दीजिए, उसमें ABC, A के सामने, B के सामने, C के सामने, उसके छोटे छोटे एक एक दो दो पॉइंट्स है, वो लिख लीजिए। A से क्या होता है, लिखा है ये देखिए, स्किन एजिंग, व्रिंकल्स, टैनिंग, राइट। ये UVA टैनिंग बीड्स जो मिलते हैं उसमें यूज करते हैं, ताकि किसी को टैन करनी रहती है स्किन, जनरली फॉरेनर्स ज्यादा यूज करते हैं टैनिंग बीड्स, वो UVA रेज यूज करते हैं। तो कॉसेस क्या है जनरली? स्किन एजिंग एंड व्रिंकलिंग। सेकंड वाले क्या, UVB रे से क्या हार्म होता है हमें? सनबर्न्स होते हैं, कैटरैक्ट एंड इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाती है। ये इसका यूज हो गया, UVA का यूज है। और थर्ड वन, UVC बहुत ही डेंजरस होता है। okay? और जो ओजोन लेयर हम तक पहुंचने नहीं देती, वो ऑब्जर्व कर लेती, ये दो थोड़े थोड़े हम तक पहुंचते हैं, बट ओजोन लेयर ये थर्ड वाले को ऑब्जर्व कर लेती है ताकि हमें नुकसान ना हो। बट अगर ओजोन में होल हो गया ओजोन लेयर में, तो ये भी हम तक पहुंच जाएगी और बहुत ही नुकसान करती है, राइट। चले आगे, लिख लिए तीनों के सामने, A, B एंड C। देखिए, ये UVA रेज ज्यादा तक नीचे तक पहुंच जाती है, UVB थोड़ी सी अब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर, और UVC तो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, वो पहुंचती ही नहीं है नीचे तक। बट यहाँ पे अगर होल हो गया तो वो पूरी नीचे आ जाएगी। ओके, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के इफेक्ट है, जो हमें वैसे जनरली वही है, स्किन कैंसर, स्किन डिसीज, कैंसर, सनबर्न, कैटरेक्ट, जो भी हमने आगे देखा वही का वही है। अगर एनिमल्स में देखा जाए तो उनको भी नुकसान करता है,
उनको भी स्किन और आंखों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, राइट। इनमें से किसी को पॉइंट्स लिखना है, जनरली हमने कवर कर लिया कि ओजोन लेयर डिप्रेशन में क्या होता है। ABC वाले जो हमने यूवी रेज के मोस्टली वही है, ताकि वो पूरे नीचे आ जाएंगे तो वही हो गए साइड इफेक्ट्स। आगे चले हम कि लिखना है कुछ और इसमें से। सोनिया जी, मानसी जी, नहीं लिख मैम, रहे हैं क्या? चलते आगे। हाँ हाँ, आगे हो चलते गया, हैं, थैंक यू। हो गया ना। यस यस। यस। ये ओजोन होल है, मतलब जो ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं या तो ओजोन होल बोलते हैं, वो हमारे एंटार्क्टिक पोर्शन में, मतलब जो हमारा ग्लोब है उसके नीचे वाले, ऊपर आर्टिक नीचे एंटार्क्टिक, यहाँ पे एक होल पाया गया है, दिस वन। ये जो एंटार्क्टिक, दिस इज साउथ अफ्रीका, और ये एंटार्क्टिक पोर्शन है, यहाँ पे ऐसे होल पाया गया है, दिस इज ओजोन होल। ओके, तो उसके बारे में लिखा गया है कि इससे जो ये सब बोला है ना कि क्या क्या हार्मफुल चीजें होती है, तो ये कवर अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओजोन लेयर में डिप्लीशन ना हो वैसी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलते हैं ना, कि हम लोग ह्यूमन जो हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, गैसेस क्रिएट करते हैं, अभी हमने जो पोल्यूटिंग गैसेस देखे ना, 5, 6 और 7, राइट, वो 7, वो सब हमें कम करने पड़ेंगे ताकि वो ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचाए। नया टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? पहले तो हम ग्रीन हाउस गैसेस लिखेंगे। 5 मेजर आउटडोर एयर पोल्यूटेंट सबने लिख लिए, वैसे ही एक पॉइंट छोटा सा ग्रीन हाउस गैसेस लिखेंगे। कौन से है ग्रीन हाउस गैसेस, किसी को याद है? सोनिया जी, आपको याद है? मैम जी मैं मैम, बताऊँ? इसमें ओजोन तो है। यस। और शायद याद एक बार नहीं आ रहा क्वेश्चन है। भी पूछा गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, अगर उसको हम हटा एस देंगे तो पूरी इकोसिस्टम फेल हो जाएगी। कौन सा है वो गैस? SO2, NO2, मॉइस्चर और ओजोन। नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो तो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। दूसरा एक ऐसा गैस, ऐसे माना जाता है कि अगर उसे हम हटा देंगे ग्रीन हाउस गैसेस में तो पूरी हमारी इकोसिस्टम फेल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पूछा भी गया है शायद, और पूछ भी सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसेस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O3 दैट इज ओजोन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर वेपर, CH4 मीथेन, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी हमने आगे भी देखे ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये 6 आपको माइंड में होने चाहिए, शायद हमने लास्ट टाइम दिया था उसमें से ही कुछ पूछा गया था, इसमें से ही क्वेश्चंस ऑप्शंस में दिए गए थे कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, अलग अलग ऑप्शंस डाले थे, तो ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। आप जैसे भी कोई भी ट्रिक से याद रखिए, उसका केमिकल फॉर्मूला या नाम, दोनों जैसे भी आपको याद रहे, आपको याद होना चाहिए, ये पूछे ही जाते हर बार शायद। ओके, लिख लिया सभी ने? जी मैम। कॉजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस है और वो जरूरी है, क्यों? क्योंकि उनको ग्रीन हाउस गैसेस को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस को ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ माना जाता है, और वो नेचुरली प्रेजेंट ही है। ओके, बट अगर वो ज्यादा बढ़ जाएंगे देन इट इज हार्मफुल, देन इट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब ये बढ़ जाते हैं अपने नॉर्मल लेवल से। बाकी तो ये बहुत अच्छा एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जैसे हमने ग्रीन हाउस देखे ना कि उसमें पेड़ पौधे सब छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप करते हैं, मालूम है ना सबको, एक ऐसे ग्रीन कपड़े से पूरा हाउस बनाते हैं, उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, राइट, छोटे छोटे पेड़ पौधे फिर वो सेल करने के लिए बाहर जाते हैं, हरित गृह ऐसे कुछ तो हिंदी वर्ड है शायद, राइट। तो वो एक वार्मथ अराउंड, अपने ग्लोब के अराउंड एक वार्मथ या तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है ग्रीन हाउस गैसेस का पूरा लेयर। बट अगर वो बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और क्यों बढ़ते हैं, क्यों ये गैसेस का लेवल बढ़ता है, तो उसके लिए हमें कॉसेस दिए है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कब होता है, जब ये अपने नॉर्मल लेवल से ये 6 गैसेस है वो बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से बढ़ते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल एमिशन जो भी नेचुरल भी होते हैं, राइट, अपने आप ही कुदरती तरीके से
रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो धुआं वगैरह निकालता है, लैंड फिल्स मतलब जो हम डंपिंग करते हैं उसमें से अलग और गंदी स्मेल या तो वो हवा में मिलते हैं, गैसेस बनते हैं, वो डीके होने लगते हैं मैटर तब। और फार्मिंग, फार्मिंग से भी बहुत सारी चीजें जब यूज करते हैं वो वोलेटाइल होती है तो वो हवा में मिक्स हो जाती है। और डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जॉर्व करेगा? नहीं करेगा ना, राइट, कम हो जाएगा ऑब्जॉर्प्शन, तो वो लेवल बढ़ने लगेगा CO2 का, वो भी हार्मफुल है। ओके, ये 6 पॉइंट्स लिख लिए सभी ने। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, यस क्या मैम। क्या उसके कॉजेस है। ओके, इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये नॉर्मल लेवल से बढ़ गए? कॉजेस हमने देख लिए, ग्रीन हाउस गैसेस देख लिए, अभी इम्पैक्ट क्या होगा? तो एक तो गर्मी बढ़ेगी जो कि राइट नाउ हम सब फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन इश्यू राइट नाउ। ओके, फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में होल हो जाए, हो ही गया है, हो जाएगा मतलब हो ही गया है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में एसिड रेन भी बढ़ सकता है, तो वो प्रेसिपिटेट होके एसिडिफिकेशन होता है, वाटर बॉडीज खराब कर दे, नदी में वगैरह बहुत सारी जगह पे पानी खराब हो जाता है। फिर स्मोक हो सकता है और एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली होगा, राइट। ये चार भी आप लिख लीजिए इम्पैक्ट। ये अलग अलग टाइप के, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है, 3 से 4 पॉइंट पहले तो उसके नाम आने चाहिए, कॉजेज आने चाहिए और इम्पैक्ट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। जो कि ग्रीन हाउस गैस, और उनको ये भी नाम याद है, उसको ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ माना जाता है ग्रीन हाउस गैसेस को। ओके, फिर नया टॉपिक है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल मतलब जो हम घड़ी घड़ी बना सकते हैं, रीन्यू, वापस हम क्रिएट कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगा, सन की लाइट नहीं खत्म होगी, हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगा। बायो एनर्जी और जियोथर्मल जो कि कुदरती तरीके से ही प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, वो खत्म नहीं होने वाली, तो हम इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, राइट। दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। ये पॉइंट्स लिख लिए, सोलार, विंड, हाइड्रो, आगे भी है जियोथर्मल, इनसे हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, मेन मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। या सोलार, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास। बायोमास कौन डिस्क्राइब करेगा? व्हाट इज बायोमास एनर्जी? महुआ पाल जी आप बोल सकती है, व्हाट इज बायोमास और बायोगैस एनर्जी? नहीं मैम। मतलब बायोमास जनरली इसे माना जाता है जो कि एक टाइम पे लिविंग था बट राइट नाउ इट इज डेड। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, जो भी लिविंग चीज थी वो जनरली थोड़े टाइम बाद मर जाती है, तो उसका जो मास है, वो जो सूखी हुई या तो ड्राई या तो मरी हुई चीजें हैं, उससे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जो वन टाइम विच वॉज लिविंग विच इज डेड राइट नाउ, तो उसको हम बायो मास बोलते हैं, राइट। उसमें से जो हम ये करते हैं ना, गोबर गैस बनाते हैं, फूल पत्ते वो सब करके मैन्योर बनाते हैं, उसमें से एनर्जी क्रिएट करते हैं, दैट ऑल थिंग्स कमिंग बायोमास एनर्जी। ओके, रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स, बायोलॉजिकल वेस्ट, फॉरेस्ट, वुड स्क्रैप, क्रॉप्स वगैरह जो भी नहीं क्या लिविंग रहता है पहले, काउ डंग, वो सब सब चीजें, उसमें से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वो। मैम इसका मेन ये मीथेन है ना? हाँ, मेन। यस, आगे आएगा शायद, मैंने लिखा भी है। और मेरे जो वो पॉइंट्स, वो 33 पेज वाला है ना, उसमें भी डाले, बहुत सारे क्वेश्चंस डाले इसके रिलेटेड। मैम वो जो गोबर गैस बोलते हैं ना हाँ हाँ, मीथेन इससे, यस तो वो बायोमास बायोमास में आएगा ना? यस यस, बायोमास और बायोगैस एनर्जी ही बोलते हैं इसको। पहले थोड़े टाइम पहले नहीं क्या, छोटे छोटे गांव वगैरह उनको ये बोलते हैं आप ये यूज करो, मतलब इट इज वेरी गुड, मतलब ज्यादा खराब चीजें वो हवा में नहीं छोड़ता है, राइट, इसलिए। आगे चले, लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. सॉरी, विंड, विंड एनर्जी तो मालूम है ना, जो विंड टर्बाइंस रहते हैं उससे क्रिएट होती है। जियोथर्मल मतलब जो अपने डीप मैग्मा या तो नहीं क्या, गर्म अपना मैग्मा है अर्थ के अंदर, उससे वो लोग घर को गर्म या ठंडा रखने में यूज करते हैं। यहाँ पे नहीं, पर ज्यादा फॉरेन कंट्रीज वगैरह में यूज होते हैं उसके, वो बहुत कॉस्टली होता है, उसका पूरा सेटअप करना पड़ता है जियोथर्मल एनर्जी यूज करने के लिए। ओके, और हाइड्रो तो मालूम है आपको, हाइड्रो और ओशन थर्मल एनर्जी, जो बड़े डैम से वो पूरा ऐसे पानी गिरता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट, हाइड्रो पावर बोलते हैं इसको, ये फोटो भी दिया है। ठीक है, और ओशन थर्मल एनर्जी में ओशन के नीचे एक टरबाइंस वगैरह रहते हैं, उससे भी ये लोग एनर्जी या तो क्रिएट करते हैं।
वो ज्यादा डीप में हम आगे ऊपर ऊपर से ही देखेंगे, राइट। ये सोलर एनर्जी, ये उसके एग्जाम्पल है, सोलर कुकर, सोलर हीटर। ये तो कॉमन चीजें हम सबको मालूम होगी कि सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं, राइट। आगे चले। पास नहीं हो रहा है जी ना, लिख मैम। पा रहे हो ना छोटे छोटे पॉइंट्स? हाँ। ओके। ये विंड एनर्जी, जो विंड टरबाइंस रहते हैं, और ये अच्छा है बट बहुत खर्चा भी होता है, और इसका मेजर एक माइनस पॉइंट है कि इसमें आवाज बहुत आती है। बाकी ये इट इज वेरी गुड रिन्यूएबल क्लीन एंड फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पावर प्रोडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मतलब वाटर से क्रिएट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रहते हैं बड़े बड़े डैम के बाजू में, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक? ये ओशन थर्मल, पिक्चर गलत है। ओशन थर्मल मतलब ओशन के नीचे जो एक ओशन करंट्स रहते हैं, डीप कोल्ड और वार्म, उसको प्रोड्यूस करते हैं। मैम जियोथर्मल वॉइस चली गई थी आपकी शायद। कहाँ से गई ये थी? वाला ओशन वाला। ओशियन थर्मल। या ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, वो बेस पे मतलब जनरली ओशन में करंट्स, आपको अगर क्या बोलते हैं, जिनको ओशन के बारे में जानने, मतलब एक करंट रहता है नीचे बहुत बहुत डीप लेयर पे, एक करंट फ्लो होता है जो बहुत ही कभी ठंडा या तो गर्म रहता है, और उसके साथ बहुत सारी फिशेज और बहुत सारे सी एनिमल्स माइग्रेट भी करते हैं ओशन करंट्स के साथ। नेशनल ज्योग्राफी वगैरह किसी ने देखा होगा ना, पूरा ऐसे जाता है, उनको यूज करके, सरफेस पे रहता है नीचे, उनको यूज करके ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और बहुत बहुत बड़े बड़े पंप्स रहते हैं। ओके मैम। ये जियोथर्मल मालूम है ना, जो मैग्मा रहता है डीप, जो हमारे अर्थ के अंदर, उनको उसकी गर्मी को यूज करके ये लोग हीटिंग और कूलिंग, बिल्डिंग को हीट और कूल करने में यूज करते हैं। इसके नीचे चला गया। तब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमारा क्लास चालू था लेक्चर से, तब, राइट। जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि ये खत्म है, मैग्मा थोड़ी खत्म होने वाली, उसकी गर्मी थोड़ी खत्म होने वाली है। और कभी इसमें से हॉट स्प्रिंग्स भी निकलते, बहुत सारी जगह पे हॉट स्प्रिंग्स आते हैं, राइट। हॉट रॉक, तो उसको भी ये लोग यूज करते हैं एनर्जी के लिए। ये बायोमास जो अभी हमने बोला, right? इससे भी एनर्जी क्रिएट करते हैं। बायोमास और बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो कि ये देखा, स्क्रैप वुड, मिल रेसिड्यू, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो भी ग्रीन चीजें लिविंग थी वंस, वो जब डेड हो जाती है, सूखी हो जाती है, तब मैम ये पेट्रोल वेरी डीजल, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये पेट्रोल डीजल जो भी है ये क्या ये भी फॉसिल्स के जो है, ये सारे क्या बायोमास एनर्जी के नहीं है? पेट्रोल एंड डीजल। बायोमास आगे आएगा, अभी देखिए आगे आगे की स्लाइड में है। ओके। लिविंग थिंग आएगा, आगे देखिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या? कौन पूछ रहा था? हेलो। यस मैं शिवम कुमार पांडे। हाँ, मतलब रिन्यूएबल मतलब जिसको हम घड़ी घड़ी वापस यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होने वाला। जो आप बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल, तो अभी भी क्राइसिस है ना, कि वो बोल रहे हैं खत्म हो यस यस जाएगा। एग्जैक्टली। जितनी स्पीड से हम उसको यूज कर रहे हैं, उतनी स्पीड से नेचर उसको क्रिएट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। वो एक लिमिटेड सप्लाई, ओके अगर हम जल्दी खत्म कर देंगे तो उतनी जल्दी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई दे आर अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और ये वाले रिन्यूएबल थे, जो खत्म ही नहीं होंगे कभी। पेड़ पौधे हैं वो तो डेड होके निकलेंगे ना, उनका वेस्ट तो होने ही वाला है, राइट। तो ये जो आप बोले थे उसके अंडर आएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए साइड में। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल और ऑयल और नेचुरल गैस। ओके। ऑयल को क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। और कोल के बाजू में लिख लीजिए ब्रैकेट में पीट। अलग अलग टाइप के कोल रहते हैं, PEAT। नेक्स्ट इज लिग्नाइट, LIGNITE।
उसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। लिग्नाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। ओके, ऑयल के बाजू में क्रूड ऑयल, कोल के बाजू में ब्रैकेट में पीट, PEAT। सेकंड इज लिग्नाइट, LIGNITE, ब्रैकेट में ब्राउन कोल। लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी बोलते हैं। थर्ड वन इज बिटुमेन कोल, BITUMINOUS, बिटुमिनस कोल। और नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोल, ANTHRACITE। ये मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं उसमें ये यूज होंगे। कॉल के अलग अलग टाइप रहते हैं, उनके नाम लिख लीजिए। पूछ भी सकते हैं ब्राउन कॉल किसे कहते हैं, दैट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट। ऐसा आप लिखिए। और जो नेचुरल गैसेस है उसके बाजू में आप लिख लीजिए मीथेन, ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन। ओके, दिस इज कॉल। क्रूड ऑयल, उसको पेट्रोलियम भी बोला जाता है या तो ऑयल। ये नेचुरल गैस, अभी हम लिख रहे हैं मीथेन, ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन, ब्रैकेट में लिख लिया। ओके यस मैम। ओके, तो हम यहाँ तक हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इज, यस, ये पहले पूरा लिस्ट लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो। और अर्थक्वेक के बाजू में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। सुनामी के बाजू में भी थोड़ी सी, अर्थक्वेक में थोड़ी ज्यादा, सुनामी में थोड़ी सी कम, 4-5 लाइन। ओके, बाकी ज्यादा डीप में नहीं है। ये दो में ही थोड़े पॉइंट्स है, वो हम लिख लेंगे साइड टू साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट टू में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए ताकि हम उसके साथ ही उसके पॉइंट्स लिख सकें। ओके, अर्थक्वेक चालू करें, लिख लिया सभी ने? वेट मैम। हम स्लाइड में जाएंगे। ओके, पहले लैंड स्लाइड है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लैंड स्लाइड मतलब क्या, जब धंस जाती है जमीन प्रेशर से, एक कभी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से एक हाइट पे थोड़ा सा स्लोप, और जो नीचे धंस जाता है पूरा, उसको हम बोलते हैं, प्रॉपर हिंदी वर्ड मुझे नहीं सूझ रहा है, right? It is defined as a movement of the mass of rock, derbies or earth down the slope when the shear stress exceeds the shear strength of the material। जब वो एक छोटा सा टीला रहता है या तो हाइट वाली चीज रहती है, उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है कि वो धंस जाता है। कभी कभी बारिश की वजह से भी वो धंस जाता है, राइट? जनरली रेनी सीजन में ऐसे होता है लैंडस्लाइड्स। भूस्खलन। हाँ, ओके, वो साइड में लिख लीजिए, इनको लिखना है। सेकंड इज अर्थक्वेक, इसमें साइड में हम थोड़ा सा लिखेंगे। अर्थक्वेक को पहले तो मेजर कैसे करते, किसी को याद है? हाउ इज अर्थक्वेक मेजर्ड? दो उसके रिक्टर स्केल स्केल। थे। रिक्टर स्केल। और सेकंड वन रिक्टर स्केल, एंड सेकंड वन इज मॉडिफाइड मर्कली स्केल। यस, दो उसके मेजरिंग स्केल है, शायद पूछ भी सकते हैं। ओके, और क्यों होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। और ये सिस्मिक वेव्स भी आप वर्ड पूरा एक लिखेंगे, उसमें फिर दो एरो करके दो लिखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स आर देयर। सिस्मिक वेव्स की वजह से अर्थक्वेक होता है। ओके, और इसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं, वो भी आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। द स्टडी अबाउट सिस्मिक वेव्स इज नोन एज सिस्मोलॉजी। अपना अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेट से बना है, एक के ऊपर एक ऐसे परतें हैं अपने क्रस्ट में, अर्थ में। जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की एक थियरी है, तब भी मैंने बोला था कि वो एक दूसरे को, प्लेट्स पुल एंड पुश करती रहती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स होती रहती है, बट जब वो लॉक हो जाती है तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उसको बोलते हैं कि वो स्ट्रेस की वजह से सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है। तो ये मैम शायद इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कहा आपने वर्ड? क्या क्या? सिस्मिक वेव्स की। सिस्मोलॉजी, सिस्मिक। सिस्मोलॉजी, ओके। SEISMOLOGY, सिस्मोलॉजी, स्टडी अबाउट सिस्मिक वेव्स। ओके, तो ये प्लेट्स रहते हैं अपने क्रस्ट में, उसकी मूवमेंट की वजह से ये होता है। ओके, आगे चले। आज शायद हम खत्म करेंगे यस ताकि मैम। हम, या चलो, सिस्मिक वेव्स एक सेंटर में पॉइंट लिखा, फिर दो एरो करके आप लिखेंगे
वन इज बॉडी वेव्स, अनदर इज सरफेस वेव्स। ऐसे सेम ऐसे ही लिखेंगे। सिस्मिक वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज बॉडी वेव, अनदर इज सरफेस वेव। बॉडी वेव में भी टू है, प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। Okay, R means rely, RAYLEIGH, and L is for love, love wave. Primary, secondary, rely and love. Okay, P के नीचे छोटा सा लिख लीजिए, ये फास्टर रहता है, ये ज्यादा फास्ट रहता है S वेव्स के कंपैरिजन में। P इज मोर फास्टर और R और L में L इज मोर फास्टर। जैसे ट्रैवल करते हैं ना, अर्थक्वेक अगर किसी ने फील किया हो, मतलब अनुभव किया हो, तो ऐसे वेव्स रहते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे, कभी साइड बाय साइड मूवमेंट्स रहती है। तो जो रिलाई वेव्स हैं वो ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं। आर वेव्स के नीचे ही लिख लीजिए, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है रिलाई वेव में, और लव वेव में साइड टू साइड मूवमेंट, ऐसे साइड साइड में ऐसे क्रस्ट मूव रहता है, मूव करता है अर्थ का, सॉरी। हो गया? यस मैम। देखा? ऐसे रिलाई वेव्स मूव्स अप एंड डाउन, पर ये ज्यादा बड़ा था तो हमने उधर ही आपने छोटे लिख लिए ना, रिले वेव इज स्लोअर, लव वेव इज फास्टर। और ये कैसे मूव करता है, एरो के ही सिंबल में लिख लीजिए, एक अप एंड डाउन मूव करता है, एक साइड बाय साइड मूव करता है। ओके, ये पी वेव्स और ये एस वेव्स। ओके, ये फास्ट रहता है, पी वेव्स के नीचे हमने लिखा ना कि ये फास्टर रहता है, इसलिए वो पहले आता है, बाद में एस वेव्स आता है। नेक्स्ट इज क्या कर सकते हैं मिटिगेशन, मतलब उसका हम काम, शमनीकरण या तो अल्पीकरण बोलते हैं हिंदी में उसको, हम कम इसका इफेक्ट अपने ऊपर हो, कम डैमेज हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपर, जो कि बिल्डिंग्स वगैरह हो, प्रॉपर प्लान करना चाहिए, पब्लिक को एजुकेशन देना चाहिए, और वैसे ही अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर बनने चाहिए। राइट, जहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं वो कंट्रीज में उस टाइप की चीजें बनाते हैं जो अर्थक्वेक प्रूफ रहती है। ये सुनामी, सुनामी का वर्ड आप लिख लीजिए, फ्रॉम द जापानीज टर्म सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स। और ये बहुत ही बड़े लंबे ऐसे, टिपिकली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, बहुत ही लंबी लंबी वेव्स आती है। जब ओशन के क्या बोलते हैं, बॉटम पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब सुनामी आती है। डिस्टर्बेंस ऑफ द ओशन, जब नीचे उनके लेयर में कुछ तो डिस्टर्बेंस होते हैं और सुनामी क्रिएट होता है। राइट, नेक्स्ट इज वॉल्केनो। वॉल्केनो में ज्यादा कुछ नहीं, एक एक मेन वेंट रहता है और दूसरे सेकेंडरी वेंट रहते हैं, और क्रेटर से बाहर आता है पूरा मैग्मा, वॉल्केनिक ऐश और बहुत सारे गैसेस, नेचुरल गैसेस भी इसमें होते हैं जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं। राइट, SO2 भी बोला गया था कि वॉल्केनो से निकलता है। राइट, सल्फर, देखो सल्फर के कंपाउंड, ऐश, ब्रोकन रॉक, बहुत सारी चीजें बाहर आती है। ये शायद सोनिया जी ने पूछा था, राइट, लास्ट टाइम जब हम लेक्चर दे रहे थे, यस कि वो मैम। कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे जो शूट पार्टिकल्स निकलते हैं ना, पूरा ऐसे कवर बनाते, दिखता भी नहीं है कभी कभी, तो वो एयरक्राफ्ट को थ्रेट है। राइट, तो हवा में ऐसे रहते हैं। आगे चले, यहाँ तक हो गया? यस मैम। साइक्लोन, साइक्लोन में तब भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया था कि कहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होते हैं, जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन रहते हैं वहां पे ये क्रिएट होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जोन्स रहते हैं, राइट, हेमिस्फीयर हमारे, उसमें जब हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होते हैं तब ये साइक्लोन्स बनते हैं। ये ज्यादा मतलब डीप में नहीं, बट इनके नाम कभी पूछे जा सकते हैं कि साइक्लोन्स को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये आप लिख लीजिए, टाइफून्स एंड ह्यूरिकन्स, कैरेबियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको को, मैं ऐसे छोटे पॉइंट्स में ही लिख लीजिए इनको क्या कहा जाता है। इंडिया में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोलते हैं, बट कैरेबियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसे टाइफून्स और ह्यूरिकेन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उसको विली बोलते हैं, और साउथ अमेरिका में उसको टोर्नेडोज बोलते हैं। हुआ?
आगे चले। यस फ्लड मैम। क्या होता है, जब ज्यादा अमाउंट में हाई वाटर लेवल बढ़ जाते हैं तब उसको फ्लड माना जाता है। जनरली जब जमीन पानी के अंदर सबमर्ज होते हो जाती है तो उसे फ्लड कहा गया है। There are different types of flood, namely flash flood, riverine flood and urban flood. फ्लैश फ्लड मतलब अचानक से बहुत सारी जोरदार बारिश होती है और फ्लड आ जाता है। रिवराइन फ्लड मतलब जब रिवर में बहुत सारा पानी बढ़ जाता है, लेवल से ऊपर चला जाता है, तब वो आजू बाजू के लैंड में या तो जो गांव सिटी जो भी है उसमें चला जाता है, दैट इज रिवराइन फ्लड। और अर्बन फ्लड मतलब जब प्रॉपर आपके पास पानी जब बढ़ जाए, या तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो, कॉरपोरेशन ने पूरा मैनेज नहीं किया, मुंबई में बहुत बार होता है, दैट इज नोन एज अर्बन फ्लड, क्योंकि ड्रेनेज तो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कचरा जमा हो जाता है, प्रॉपर पानी जाता नहीं है, दैट इज अर्बन फ्लड। ओके, नेक्स्ट इज क्लाउड बर्स्ट, जो उत्तराखंड में हुआ था। अचानक से एक क्लाउड धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होना चाहिए, उसके बदले अचानक से पूरा का पूरा एक साथ एक ही जगह पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, राइट, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। अनफोरकास्टेड रेनफॉल, उसको फोरकास्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, अचानक से ही वो गिर जाए, जो कि उत्तराखंड में हुआ था, केदारनाथ में, राइट। Yes. रेनफॉल, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड सब होता है 2013 में जो हुआ था। ड्राउट मतलब सूखा, इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, आप खाली नाम लिख लीजिए, ड्राउट। वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर मतलब जंगल में जो अचानक नेचुरल सोर्स से ही आग लगती है, दैट इज नोन एज वाइल्ड फायर। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक एबिलिटी रहती है, वो जंप करती है गैप, ये लास्ट लाइन पढ़े। एंड इट्स एबिलिटी टू जंप गैप्स सच एज रोड, रिवर्स एंड फायर ब्रेक्स, कभी कभी वो बीच में, चलो एक जंगल है, बीच में एक रोड निकलते तो उसको भी जंप करके वो दूसरी साइड भी, दूसरे पेड़ों को भी वो आग लगा सकती है, रिवर भी जंप कर सकते हैं, इतनी बड़ी रहती है वो फायर। ओके, इसके मैंने ये बहुत सारी स्लाइड्स है, आप छोटे पॉइंट्स में पूरा एक कॉलम बना के, इसमें जनरली क्या इनका टारगेट था, मेन एम या तो गोल्स क्या थे और उसकी डेट, ये जरूरी है। आपको सभी स्लाइड देखनी है या मैं अपने शॉर्ट पॉइंट्स में आपको बोलती जाऊँ, आप सब लिख लीजिए, पूरा एक चार्ट बना लीजिए, हर बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, हर बार। व्हाट इज मैम मिलेनियम आप बोल डेवलपमेंट। दीजिए, हम लिख लेंगे। फर्स्ट वन इज मिलेनियम, एक एक के सामने दो या तीन लाइन इनफ है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम को क्यों कहा जाता है, सॉरी, क्योंकि ये 2000, दैट इज मिलेनियम, राइट, 1000 ईयर्स जब कंप्लीट होते हैं तो हम उसको मिलेनियम बोलते हैं, 1000 ईयर इज नोन एज मिलेनियम, तो इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये 2000 से लेके 2015 तक का टारगेट लिया गया था और इसमें 8 गोल्स थे, राइट। और 8 मुझे, मैंने ऐसे याद रखता है, 2015, 5+1 6, 7 और 8, 2015 है, इसके 8 हैं, 2+1+5, 8 गोल्स थे। ओके, ये 8 है इसके गोल्स, ये वो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की कौन से साल तक किया गया, तो 2000 से 2015 वो एक मेन है हाईलाइट पॉइंट, और उसके 8 गोल्स थे, राइट, याद रहे तो बहुत बेटर है, बट जनरली इतने डीप में नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज फ्रॉम 2015 टू 2030, इसमें 15+2 दैट इज 17, तो इसमें 17 गोल्स थे, राइट, और 169 टारगेट, वो आपको ऐसे ही, मतलब मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, 15+2 17, और उसमें 2+1+5 8, उसमें 8 गोल्स थे, मिलेनियम में, सस्टेनेबल में 17 गोल्स थे, और ये 17 गोल्स है, वो आपको याद मैम रखने होते हैं। 2015 टू 30 ना? 15 to 30, हाँ 15 साल, वो भी 15 साल का था और ये भी 15 साल के लिए, 15 और 15, पर गोल्स उसमें अलग अलग है, राइट, दोनों में साल 15 15, गोल्स उसमें 8, इसमें 17 और 169 टारगेट्स। आगे चले, नेक्स्ट वाला, यस। एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी आपको डेट याद रखनी पड़ेगी कि कब आया था, 1986 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी उसके बाद। ओके,
खाली एक डेट ही लिख लीजिए एक लाइन में, बाद में आराम से आपको स्लाइड पढ़नी हो तो आप पढ़ लीजिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बाजू में ब्रैकेट में आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, और इसके 5 ऑब्जेक्टिव है। ये रहा, राइट, इसके 5 ऑब्जेक्टिव है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट के रिलेशन ही उसके पॉइंट्स रहेंगे, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिवेंटिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ओके, यस मैम। ये उसके उद्देश्य। और ये फुल फॉर्म में कभी कभी पूछा जा सकता है, व्हाट इज INA, मतलब इंडियाज नहीं बट NAPCC, दैट इज NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये इसके अंडर आता है, सॉरी ये चला गया, यूनाइटेड नेशंस, लास्ट वाला वर्ड है ना लास्ट लाइन का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये दोनों का, NAPCC और UNFCCC, आगे भी लिखा है बट खाली जनरल बोल रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, ये एक्शन प्लान के सब पॉइंट्स है, ये हम नहीं देखेंगे उतना डीप में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, इसकी ट्रीटी 16 सितंबर 1987 में, ये देखिए सेकंड वाले पैराग्राफ में है यहाँ पे, ये ओपन हुआ था बट फोर्स में कब आया था, 1 जनवरी 1989। ये डेट्स लिख लीजिए, बाजू में एम लिख लीजिए, एक तो ओजोन को प्रोटेक्ट करना और सेकंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। हो गया सोनिया जी? यस मैम हो। या डेट और एम खास जरूरी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम क्या था, तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि ओजोन प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन और क्लाइमेट प्रोटेक्शन। ओके, और उसकी डेट, फोर्स में कब आया और ट्रीटी कब साइन हुई। नेक्स्ट इज अर्थ समिट, उसको रियो समिट भी कहते हैं क्योंकि वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, फ्रॉम 3 to 14 जून 1992। और ये बहुत ही बड़ा गैदरिंग था, 178 नेशंस ने इसमें पार्ट लिया था, और इसके 4 टारगेट थे। ये बहुत बड़ा था, मतलब जनरली मेन पॉइंट्स में इतना ही लिखना है कि 3 to 14 जून 1992 में ये चला था, बहुत बड़ा गैदरिंग था और इसके 4 टारगेट है। ये सभी एनवायरनमेंट के ऊपर ही है तो ऑब्वियसली वैसे ही होगा, राइट, हिंदी में चाहिए तो। नेक्स्ट वाला है Rio+20 या तो अर्थ समिट, ये नाम भी पूछे जाते हैं। अर्थ समिट 2012, जो आगे वाला था दैट वाज अर्थ समिट या तो रियो समिट, सेकंड वाला Earth+20 या तो अर्थ समिट 2012। ये दो दो नाम है दोनों के। कब तक था, 13 to 22 जून तक, ये इसकी डेट है। टारगेट क्या था इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फोकस। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन था, एक ही लाइन में अगर बोले दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान में, क्योटो इज अ सिटी फ्रॉम जापान, क्योटो प्रोटोकॉल इन्फोर्स 2005 में आया था। ये रहा 16 फरवरी 2005, डेट लिख लीजिए। और क्या था, CO2, CO2 इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके ऊपर उनका पूरा डिस्कशन हुआ था कि उसको कैसे कम किया जाए, हायर लेवल से कैसे लेवल में रखा जाए। स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसर्न, ये वाला।
ये रहा इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ज्यादा डीप में है। ओके, नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट, 2015 में हुआ था। ये इसके अंडर ही आते हैं सब। एक अम्ब्रेला बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कवर किए जाते हैं। रेड्यूस जीएचजी एंड डील क्लाइमेट चेंज, ये इसके मेन पॉइंट्स है। ग्रीन हाउस गैस को रेड्यूस करना और डील विथ क्लाइमेट चेंज, ये पेरिस एग्रीमेंट के पॉइंट्स हैं। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट कम्स अंडर द ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, इसके अंडर काम करता है, राइट। ये डेट आपको खास याद रखनी है, 2015 में हुआ था। ये खाली मैंने ऐसे ही डाली है स्लाइड, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जनरली कभी पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड और नॉलेज, साइंस मतलब नॉलेज। और ये लास्ट में मैंने तब पढ़ाया नहीं था, रह गया था हमारा, कि इंटरनेशनल सोलार अलियंस क्या है। तो ये खाली हम पहले इतना लिखेंगे, व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलियंस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये साइन हुआ था, ये नरेंद्र मोदी ने साइन किया था, बट इसमें दूसरे 191 कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। ओके, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी है ISA, वो इंटरनेशनली साइन किया गया है। और हमारे लिए ये 25 जनवरी 2016 में साइन किया था नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने। इनका टारगेट क्या है कि हमें 2030 तक 1 ट्रिलियन वॉट सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। नीचे लास्ट लाइन में लिखा है, ISA हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1 ट्रिलियन वॉट ऑफ सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी को वॉट में मेजर करते हैं, तो उनका टारगेट है 1 ट्रिलियन वॉट। 1 ट्रिलियन वॉट इज इक्वल टू 1000 गीगावॉट, तो उतना उनको प्रोड्यूस करना है, राइट, इसलिए। और एक पॉइंट है, आप लिख लीजिए, एक स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्पेलिंग बोलू, द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, द STOCKHOLM कॉन्फ्रेंस, स्वीडन में हुआ था ये पूछा गया है। मैं जो अपनी बुक है ना KVS मदान, उसमें मैंने डाला, अपने क्वेश्चंस में मैंने डाला है, बट यहाँ पे हम लिस्ट लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए। द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, स्वीडन में। उसके 20 प्रिंसिपल्स थे, 20 प्रिंसिपल्स वेर देयर। 5 जून से 14 जून तक चला था, 1972। डेट जरूरी है, 19 जून 1972, 5 to 14 जून 1972। और इसकी वजह से ही 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया गया था। ओके, इसका एम क्या है, प्रोटेक्ट एंड बैलेंस इकोसिस्टम एंड प्रिवेंट फॉर कमिंग जनरेशन, ये इसका एम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। मेरे पास एक पिक है, मैं वो डाल दूंगी, ये पूरा थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। मैम एक बार रिपीट कर देंगी, एम क्या है? या उसका एम है टू प्रोटेक्ट एंड बैलेंस द इकोसिस्टम एंड प्रिजर्व फॉर द कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको संभाल के रखना, इकोसिस्टम्स को। और एक लास्ट वाला है, जोहानिसबर्ग अर्थ समिट, JOH, जोहानसबर्ग बोलते हैं, JOHANNESBURG अर्थ समिट। जोहानसबर्ग अर्थ समिट 2002 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, और उसका टारगेट था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ये मैंने जो मेरे पॉइंट्स है उसमें भी डाला है, बट ये खाली लिखवा रही थी तो लिखवा दिया, राइट, यहाँ पे पूरा लिस्ट है। तो अफ्रीका में ना मैम? सॉरी, अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग, जहाँ पे वो सोने और डायमंड्स की खान वगैरह रहती है ना, बहुत ही रिच सिटी है, वहां पे हुआ था 2002 में। डेट आपको खास याद रखनी है, राइट। तो हमारा रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है, सब हमने पूरी जितनी स्लाइड्स थी वो कवर अप कर ली। कल अगर सत्येंद्र सर नहीं रहेंगे तो हम पूरा क्वेश्चनिंग करेंगे।
तो आप जो मैंने क्वेश्चंस निकाले थे वो 33 पेज वाले, या तो इसमें से भी हमने जो शॉर्ट पॉइंट्स आपने अभी जो बना के रखे, राइट, अभी ये 2 दिन हमने लेक्चर लिया, उसमें से भी हम कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, मेजर कैसे करते हैं, और वैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चनिंग हम कर लेंगे, राइट।